तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारी क्लास में। अभी तक हमने 5-6 क्लासें पढ़ ली हैं। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो है जियोमॉर्फोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो प्रोसेसेस हैं इनके बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसे हम कहते हैं अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट जिस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक को हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ये जो क्लास है वो आप लोगों की नेट, जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट करती है। असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट करती है, ठीक है। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर को ये एग्ज़ाम टारगेट कर रही है, इसका मतलब है इससे लो लेवल की जितनी भी एग्ज़ाम्स होंगी, उन सभी को ये टारगेट करेगी। तो आपके लिए क्लास जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है दीपक और आप पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और प्रेजेंट टाइम में मैं पीएचडी कर रहा हूँ लोहिया कॉलेज चूरू से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी निरंतर ऐसी विकृतियों से गुजर रही है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती। देखो, हमारी पृथ्वी पर निरंतर क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं और निरंतर ये क्या हो रही है, विकृत हो रही है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते, लेकिन जो है वो लगातार होते रहते हैं। ये विकृतियाँ विभिन्न कारणों द्वारा उत्पन्न गतियों के कारण होती हैं। जितने भी जो चेंजेस आते हैं हमारी पृथ्वी पर, इसके पीछे कई कारण होते हैं, ठीक है? जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से उत्पन्न ऊष्मा हो गई। इसके अलावा भूगठन प्रक्रियाओं के कारण भूपर्पटी की प्लेटों की गति हो गई। इसके अलावा पृथ्वी के घूर्णन से भी कुछ बल उत्पन्न होते हैं, जिनकी वजह से भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जलवायु संबंधी कुछ कारक होते हैं, जैसे कि पवन हो गया, वर्षा हो गया, दाब की पेटियाँ हो गया। इन सब से भी क्या है, हमारी पृथ्वी पर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो लगातार परिवर्तित हो रही है। अब यहाँ पर जो ये अर्थ मूवमेंट है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अर्थ मूवमेंट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट तो है अंतर्जात अर्थ मूवमेंट, एक तो होता है अंतर्जात मूवमेंट और एक होता है बहिर्जात मूवमेंट। बहिर्जात मूवमेंट होता है, एक तो होता है अंतर्जात मूवमेंट और दूसरा होता है बहिर्जात मूवमेंट। अब हम अंतर्जात मूवमेंट का मतलब होता है, ये देखते हैं कि अंतर्जात मूवमेंट का मतलब होता है अंतर्जात ऐसा मूवमेंट जो अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप होता है। और अंतर्जात बल जो होते हैं वो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाले बलों के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं अंतर्जात मूवमेंट, ठीक है। और दूसरा है बहिर्जात मूवमेंट, अर्थात बाह्य कारकों के द्वारा, जैसे कि वर्षा, तापमान, पवनें, इनके द्वारा बाह्य सरफेस पर होने वाले जो भी परिवर्तन हैं, उन्हें हम कहते हैं बहिर्जात परिवर्तन कह देते हैं, ठीक है? तो अंतर्जात मूवमेंट हो गए, एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स हो गए, प्लस एक्सोजेनेटिक मूवमेंट्स हो गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एंडोजेनेटिक मूवमेंट है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है डायस्ट्रोफिक मूवमेंट और एक होता है सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट को हम कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट भी कह देते हैं। डायस्ट्रोफिक मूवमेंट को अगर हम हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं पटल विरूपण। पटल विरूपण संचलन, पटल विरूपण संचलन कहते हैं। मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं संचलन, ठीक है? तो अंतर्जात संचलन हमने देखा, बहिर्जात संचलन हमने देखा। अंतर्जात संचलन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पटल विरूपण संचलन और सडन मूवमेंट या अचानक आकस्मिक परिवर्तन या आकस्मिक संचलन इसे हम कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आकस्मिक संचलन इसे हम कह देते हैं, आकस्मिक संचलन, ठीक है? अब यहाँ पर पटल विरूपण जो संचलन है, इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो एपिरोजेनिक और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग और एक होता है ओरोजेनिक और माउंटेन ब्रीडिंग। मतलब एपिरोजेनिक का मतलब होता है महाद्वीपीय संचलन, महाद्वीपीय महाद्वीपीय निर्माण निर्माणकारी महाद्वीपीय निर्माणकारी संचलन। एक तो होता है महाद्वीपीय निर्माणकारी संचलन और एक होता है पर्वत निर्माणकारी संचलन, पर्वत निर्माणकारी संचलन, ठीक है? पर्वत निर्माणकारी संचलन, ठीक है? तो
पटल विरूपण संचलन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो महाद्वीपीय निर्माणकारी संचलन और एक होता है पर्वत निर्माणकारी संचलन। अब यहाँ पर जो महाद्वीप निर्माणकारी संचलन है, जिसे हम कहते हैं एपिरोजेनिक मूवमेंट और कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट, और पर्वत निर्माणकारी संचलन को हम कहते हैं ओरोजेनिक मूवमेंट। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओरोजेनिक मूवमेंट किससे संबंधित है? तो ओरोजेनिक मूवमेंट पर्वत निर्माण से संबंधित है, या फिर इसे हम माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट भी कह देते हैं। पर महाद्वीप निर्माणकारी जो संचलन होता है वो वर्टिकल होता है। ध्यान रखना कैसे होता है? वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। ये जो संचलन होता है वो किस तरीके से होता है? ऊर्ध्वाधर होता है। ये जो संचलन होता है वो ऊर्ध्वाधर होता है। या तो ये ऊपर की तरफ होगा, या तो अपवर्ड होगा, या फिर ये डाउनवर्ड होगा। ठीक है, या तो ये उन्मज्जन होगा या फिर ये निमज्जन होगा। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें पर्वत निर्माणकारी बलों की, तो ये ऊर्ध्वाधर ना होकर के ये कैसे होते हैं? ये क्षैतिज होते हैं। किस तरीके से होते हैं? क्षैतिज होते हैं। ये क्षैतिज होते हैं। इनका जो संचलन है वो इस तरीके से होता है। देखो टेंशन में जो है वो इस तरीके से मूवमेंट होता है एक दूसरे से दूर, और कंप्रेशन में क्या होता है? एक दूसरे की तरफ मूवमेंट होता है। तो जब एक दूसरे से दूर मूवमेंट होता है तो भी माउंटेन्स बनते हैं, प्लस कंप्रेशन होता है मतलब एक दूसरे की तरफ संकुचन होता है तो भी माउंटेन्स बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इनको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर अगर हम सडन मूवमेंट्स की बात करें, आकस्मिक संचलन की बात करें, तो यहाँ पर दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। ऐसे संचलन जो अचानक से होते हैं, जिनका परिवर्तन जो है वो अचानक से हमें देखने को मिलता है, और वहीं पटल विरूपण जो संचलन होता है वो धीमा संचलन होता है। पटल विरूपणी जो संचलन होता है वो धीमा संचलन होता है, इसे हम महसूस नहीं कर सकते। ठीक है, जबकि अचानक जो संचलन होते हैं ये वाले आकस्मिक संचलन, इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन ये क्या है? ये धीरे-धीरे होते हैं, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, वो धीरे-धीरे होता है। इसके अलावा पृथ्वी में होने वाली जो परिवर्तन है, माउंटेन बिल्डिंग है, कॉन्टिनेंट निर्माण है, तो ये धीरे-धीरे बनते हैं। लेकिन अर्थक्वेक जो है वो एकदम से आते हैं। वोल्केनिक इरप्शन भी क्या होता है? एकदम से होते हैं, तो इन्हें हम आकस्मिक संचलन कह देते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की, तो एक्सोजेनेटिक जो संचलन होता है, बहिर्जात जो संचलन होता है, उसे हम यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया वेदरिंग और एक हो गया इरोजन। वेदरिंग हो गया और एक इरोजन हो गया। वेदरिंग को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये तीन प्रकार की वेदरिंग हो गई। वहीं इरोजन की अगर हम बात करें, तो इरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत सारे एजेंट होते हैं, जिन्हें हम देखते हैं कि आइस हो गया, जिसे हम ग्लेशियर कह देते हैं, रिवर वाटर हो गया, सी हो गया, सी वेव्स हो गई, सी वेव्स सी वेव्स हो गया, विंड हो गया, इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर हो गया। ये सभी क्या है? बहिर्जात संचलन के लिए जिम्मेदार कारक है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ की अपवर्ड और डाउनवर्ड की, ऊर्ध्वाधर की, तो इसकी वजह से महाद्वीप बनते हैं। ठीक है, महाद्वीप बनते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं क्षैतिज संचलन की, तो इसकी वजह से पर्वत निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर हम एक्स्ट्रा और जान लेते हैं। ठीक है, जो टेंशनल फोर्स होता है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, टेंशनल जो फोर्स होता है उसकी वजह से क्या बनते हैं? टेंशनल फोर्स की वजह से क्या बनते हैं? यहाँ पर फ्रैक्चर बनते हैं। फ्रैक्चर बनते हैं। क्या बनते हैं? फ्रैक्चर बनते हैं, रप्चर्स बनते हैं, रप्चर्स बनते हैं। इसके अलावा फॉल्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? फॉल्ट्स बनते हैं। और वहीं कंप्रेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्या बनते हैं? फोल्ड फोल्डिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो होता है वो वर्पिंग होती है। वर्पिंग भी यहाँ पर होती है कंप्रेशनल फोर्स की वजह से। और वहीं अपवर्ड और डाउनवर्ड जो होता है वो दो तरीके से होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड जो होता है वो कितने तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड दो तरीके से होता है। या तो महाद्वीप के बीच में होता है, यानी कि कॉन्टिनेंट के बीच में होता है, और या फिर किनारों पर होता है। मध्य भाग में, मध्य भाग में जो होता है उसे हम कहते हैं अपलिफ्टमेंट। और जो तटीय किनारों पर होता है, तटीय तटीय भाग पर जो होता है उसे हम कहते हैं इमरजेंस। उसे हम क्या कहते हैं? इमरजेंस। ठीक है, और इसी तरह डाउनवर्ड मूवमेंट भी जो है वो दो तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, एक तो मध्य भाग में और एक तटीय भाग में। मध्य भाग में जो होता है उसे हम कहते हैं सबमर्जेंस, सॉरी,
उसे हम कहते हैं सब्सिडेंस, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडेंस। और वहीं तटीय भाग पर जो होता है उसे हम कहते हैं सबमर्जेंस। तो ध्यान रखना, अपवर्ड मूवमेंट अगर मध्य भाग में होगा तो उसे हम कहेंगे अपलिफ्टमेंट, और वहीं तटीय भाग पर होगा तो उसे हम कहेंगे इमरजेंस, और वहीं डाउनवर्ड अगर मध्य भाग में होगा तो उसे हम कहेंगे सब्सिडेंस। और यही डाउनवर्ड मूवमेंट अगर तटीय भाग पर हो रहा है या पानी के नीचे हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, सबमर्जेंस कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इन्हीं भू आकृतिक प्रक्रियाओं की। तो भू आकृतिक शब्द का संबंध स्थल रूप और पृथ्वी की सतह की अन्य प्राकृतिक विशेषताओं से होता है। भू आकृति का मतलब होता है पृथ्वी की सतह, इसके अलावा और भी जो अन्य प्राकृतिक विशेषताएं हैं उन्हें हम भू आकृतिक विशेषताएं कह देते हैं। पृथ्वी की सतह पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली अंतर्जात और बहिर्जात शक्तियों को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना कि पृथ्वी की सतह पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली जो या तो अंतर्जात और बहिर्जात जो शक्तियां होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहेंगे। ठीक है, जिनमें आंतरिक प्रक्रियाएं होंगी और बाह्य प्रक्रियाएं होंगी। भू विकृति प्रक्रियाएं या भू आकृतिक प्रक्रियाएं और ज्वालामुखी क्रिया अंतर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। ये ध्यान रखना, भू विकृति प्रक्रियाएं और ज्वालामुखी क्रिया कैसी प्रक्रियाएं हैं, अंतर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। वहीं अपक्षय, इसके अलावा मास वास्टिंग, इसे हम कहते हैं मास वास्टिंग, जिसे हम द्रव्यमान संचलन कह देते हैं, मास वास्टिंग। इसके अलावा अपर्दन हो गया, निक्षेपण हो गया, ये सभी क्या है, बहिर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। तो ध्यान रखना, भू विकृति प्रक्रियाएं जिस जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटीज, मेंटल प्लूम संचलन, ज्वालामुखी क्रियाएं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये सभी क्या है, भू विकृति प्रक्रियाएं हैं। और ज्वालामुखी क्रियाएं होगी, ये सभी अंतर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, भू आकृतिक कारकों की अगर मैं बात करूं तो भू आकृतिक कारक वे गतिशील माध्यम है, जैसे बहता हुआ जल, ग्लेशियर, पवन, तरंगे और धाराएं आदि, जो पृथ्वी की सामग्री को एक जगह से हटाते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट करते हैं और कहीं दूसरी जगह पर जाकर के निक्षेपित कर देते हैं। तो भू आकृतिक कारक, और वो भी कौन से, बाह्य भू आकृतिक कारक। बाह्य भू आकृतिक कारक में वो एक गतिशील माध्यम शामिल होते हैं, जिससे जो क्या करते हैं, पृथ्वी की सामग्री को हटाते हैं, परिवहित करते हैं और निक्षेपित कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्जात बलों की। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे अंतर्जात बलों की या अंतर्जात अंतर्जात संचलन की। अंतर्जात बलों से उत्पन्न होने वाले संचलन को क्या कह देते हैं, संचलन कह देते हैं। चलिए, पदार्थ और तापमान की अंतःक्रिया से पृथ्वी की प्रपटी। पदार्थ और तापमान की अंतःक्रिया से पृथ्वी की भूप्रपटी के भीतर उत्पन्न होने वाले बलों या गतियों को हम क्या कह देते हैं, अंतर्जात बल कह देते हैं। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो पदार्थ होते हैं और वहाँ वहाँ पर जो तापमान होता है, उनकी अंतर्क्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी की जो भूप्रपटी हमें दिखाई देती है वहाँ पर क्या होते हैं, कुछ परिवर्तन होते हैं। तो उन जो परिवर्तन हो रहे हैं, जिन बलों की वजह से हो रहे हैं, उन बलों को हम क्या कह देते हैं, अंतर्जात बल कह देते हैं। पृथ्वी की गतियां यहाँ पर हम मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, भू विकृति प्रक्रियाएं और आकस्मिक गतियां। यानी कि एक तो हमने क्या पढ़ा था, एक तो हमने कहा था पटल विरूपण, एक तो हमने कहा था पटल विरूपण, और दूसरा हमने कहा था आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक। ठीक है, तो पहला तो क्या है, पटल विरूपण, और दूसरा है आकस्मिक। पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा ही अंतर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाओं की मुख्य शक्ति है। इंपॉर्टेंट लाइन है, अंतर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाओं की मुख्य शक्ति क्या है, पृथ्वी के भीतर से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वही अंतर्जात भू आकृतिक प्रक्रियाओं की मुख्य शक्ति है। यह ऊर्जा मुख्यतः कहाँ से आती है, रेडियोधर्मिता की वजह से आती है, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से एवं ज्वारीय घर्षण की वजह से उत्पन्न होती है। तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो आदिम ऊष्मा थी, मतलब जिस टाइम पर पृथ्वी उत्पन्न हुई थी, वहाँ उस समय जो पृथ्वी के अंदर ऊष्मा थी, उसकी वजह से ये हमें अंतर्जात भूआकृतिक प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। यह ऊर्जा भूतापीय प्रवणता और आंतरिक ऊष्मा प्रवाह के कारण स्थलमंडल में भू विकृति प्रक्रियाएं और ज्वालामुखी क्रियाओं को प्रेरित करती है। ये जो भूतापीय ऊर्जा है, ये ढाल और आंतरिक ऊष्मा प्रवाह के कारण ही स्थलमंडल में हमें भू विकृतिक प्रक्रियाएं और ज्वालामुखी क्रियाओं को प्रेरित करने का संदेश देती है। ठीक है, वहीं हम बात करें दूसरी
डायस्ट्रोफिक बल एवं गतियां। अंतर्जात बलों को अगर हम डिवाइड करें तो हमने देखा था कि एक तो था डायस्ट्रोफिक या जिसे हमने कहा था पटल विरूपण, और दूसरा था आकस्मिक। तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं डायस्ट्रोफिक बलों की गति, बल एवं गतियां, या फिर हम कहें तो पटल विरूपण, पटल विरूपण जिसे हम कह देते हैं। इनकी अगर हम बात करें तो ये गतियां जो है वो दोनों तरीके से होती है, ऊर्ध्वाधर भी होती है और क्षैतिज, दोनों प्रकार की गतियां इसमें शामिल होती है। ऊर्ध्वाधर गतियां भी हमने देखी है इसमें, और क्षैतिज गतियां भी हमने देखी है, ठीक है। दोनों प्रकार की गतियां इसमें शामिल होती है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में उत्पन्न बलों के कारण होती है, ठीक है। ये बल बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं, ये जो बल होते हैं वो बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं, ध्यान रखना। पटल विरूपण जो बल होते हैं वो धीमी गति से कार्य करते हैं। कौन सी गति से कार्य करते हैं? धीमी गति से कार्य करते हैं, धीमी गति से कार्य करते हैं। इनका जो प्रभाव होता है वो हजारों और लाखों वर्षों के बाद बाद स्पष्ट होता है। इन बलों को हम रचनात्मक बल भी कहते हैं, ध्यान रखना। पटल विरूपण बलों को हम कौन से बल भी कहते हैं? रचनात्मक बल भी कहते हैं। जिनकी वजह से क्या होता है? निर्माण होता है। जिनकी वजह से क्या होता है? निर्माण होता है। पृथ्वी पर संरचनाएं निर्मित होती है, और उन संरचनाओं को हटाने का कार्य कौन करता है? बहिर्जात बलों के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखना, अंतर्जात बलों को हम रचनात्मक बल भी कहते हैं, और स्पेशली डायस्ट्रोफिक जो बल होते हैं उन्हें हम रचनात्मक बल कहते हैं, क्योंकि डायस्ट्रोफिक या पटल विरूपणी बलों के अलावा जो अंतर्जात बल है जिन्हें हम आकस्मिक बल कह देते हैं, उनसे ज्यादातर विनाश होता है, ठीक है। निर्माण भी होता है लेकिन उससे विनाश भी होता है। ये जो है ये पृथ्वी के बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, ध्यान रखना। पटल विरूपण बल जो है वो बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, और मध्य स्तर पर स्थल रूप जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, तट आदि का निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखना, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, तटों का निर्माण जो होता है वो पटल विरूपणीय संचलन के कारण होता है, जो कि धीमी गति से होता है, ठीक है। ये जो डायस्ट्रोफिक बल है या पटल विरूपणी जो बल है और जो गतियां हैं उनको आगे दो समूहों में विभाजित किया जाता है। ये दो समूह हमने पढ़े थे। एक समूह तो हमने पढ़ा था एपिरोजेनिक गतियां, यानी कि महाद्वीप निर्माणकारी, महाद्वीप निर्माणकारी, महाद्वीप निर्माणकारी गतियां। और दूसरा हमने पढ़ा था ओरोजेनिक गतियां, यानी कि पर्वत निर्माणकारी गतियां, पर्वत निर्माणकारी गतियां। दूसरा हमने ये पढ़ा था, ठीक है। एपिरोजेनिक मूवमेंट हमने पढ़ा था, और ओरोजेनिक मूवमेंट हमने पढ़ा था। वहीं अगर हम एपिरोजेनिक मूवमेंट की बात करें यहाँ पर, तो एपिरोजेनिक मूवमेंट जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एपिरोज जिसका अर्थ होता है महाद्वीप, और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पत्ति, मतलब महाद्वीपों की उत्पत्ति से रिलेटेड जो बल होता है, जो गतियां होती है, उसे हम क्या कह देते हैं? एपिरोजेनिक गतियां कह देते हैं। एपिरोजेनेटिक गतियां जो होती है या महाद्वीप निर्माणकारी जो गतियां होती है, वो महाद्वीप भागों के उत्थान और अवतलन का कारण बनती है। किसका कारण बनती है? महाद्वीपों के उत्थान का कारण बनती है या महाद्वीपों के अवतलन का कारण बनती है। इसका मतलब ये जो गतियां होगी वो ऊर्ध्वाधर गतियां होंगी। कैसी गतियां होगी? ऊर्ध्वाधर गतियां होगी। कैसी गतियां होगी? ऊर्ध्वाधर गतियां, ठीक है। जो क्रमशः ऊपर और नीचे की गतियों से संबंधित है। ध्यान रखना, उत्थान जो है वो ऊपर की तरफ गति की वजह से होगा, और अवतलन जो है वो नीचे की गति की वजह, नीचे की तरफ गति की वजह से होगा। ये दोनों जो गतियां होती हैं वो वास्तव में ऊर्ध्वाधर गतियां होती है। कैसी गतियां होती है? ऊर्ध्वाधर गतियां होती है। तो ध्यान रखना, महाद्वीप निर्माणकारी जो गतियां होती है वो कैसी गतियां होती है? ऊर्ध्वाधर गतियां होती है, और ये बल और उनसे उत्पन्न गतियां महाद्वीपों के बड़े भागों को प्रभावित करती है। वहीं अगर आगे हम बात करें, एपिरोजेनिक जो मूवमेंट है, महाद्वीप निर्माणकारी जो बल है या जो गतियां हैं, उन्हें हम आगे दो प्रकारों में और विभाजित करते हैं। महाद्वीप निर्माणकारी गतियों को हम आगे और दो भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो हो गई ऊपर की ओर गति, और एक हो गई नीचे की ओर गति, ठीक है। एक तो हो गई नीचे ऊपर की ओर गति, और एक हो गई नीचे की ओर गति। ऊर्ध्वगामी गति महाद्वीपीय भागों के उत्थान को दो प्रकार से उत्पादित उत्पन्न करती है। ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की तरफ जो गति होती है, वो महाद्वीपीय भागों के उत्थान को दो प्रकार से उत्पन्न करती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, या तो पूरे महाद्वीप या उसके किसी भाग का उत्थान होता है। पूरे महाद्वीप या उसके किसी भाग का उत्थान होता है, तो उसे हम कहते हैं अपलिफ्टमेंट। उसे हम क्या कहते हैं? अपलिफ्टमेंट। क्या कहते हैं? अपलिफ्टमेंट कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं हिंदी में
ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, ठीक है, ऊर्ध्वगमन इसे कहते हैं। या फिर जो होता है वो महाद्वीपों के तटीय भागों का उत्थान होता है। इस प्रकार के उत्थान को हम क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्भवन कहते हैं। या फिर हम इसे कह देते हैं, अपलिफ्टमेंट तो हो ही गया, इसे तटीय भागों में जो होता है उसे हम कहते हैं इमरजेंस। क्या कहते हैं? इमरजेंस, उसे हम कहते हैं इमरजेंस, ठीक है। या इसे हिंदी में कहते हैं उन्मज्जन, उन्मज्जन, ओके, ध्यान रखना। या उद्भवन या उन्मज्जन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऊर्ध्वगामी गति जो है वो महाद्वीपीय भागों के उत्थान को दो प्रकार से उत्पन्न करती है। पहली तो हो गई अपलिफ्टमेंट और दूसरी क्या हो गई? इमरजेंस। उत्थान का जो अर्थ होता है, उत्थान का अर्थ होता है प्राकृतिक कारणों के प्रति प्रतिक्रिया में पृथ्वी की सतह का ऊर्ध्वाधर रूप से ऊंचाई की तरफ बढ़ना। ऊंचाई की तरफ मतलब यहाँ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आना होता है उत्थान का अर्थ। विस्तृत, अपेक्षाकृत धीमा और कोमल उत्थान क्या कहलाता है? वॉर्पिंग कहलाता है, या एपायरोजेनी कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉर्पिंग या एपायरोजेनी कहलाता है। वॉर्पिंग, वॉर्पिंग कहलाता है, जो अधिक तीव्र और केंद्रित ओरोजनी से भिन्न होता है। जो कि केंद्रित ओरोजनी जो होता है उससे बहुत ज्यादा भिन्न होता है, जो भूकंप और पर्वत निर्माण से संबंधित है। ध्यान रखना, ओरोजेनी जो है वो भूकंप और अ, पर्वत निर्माण से संबंधित है। जिससे डिफरेंट होता है उत्थान की प्रक्रिया, कोमल उत्थान होता है जिसे हम वार्पिंग या एपोरोजेनी कह देते हैं। उत्थान के प्रमाण में उभरे हुए समुद्र तट, ऊंचे तरंग कट मंच जिन्हें हम कह देते हैं सी वेव कट प्लेटफॉर्म, समुद्री गुफाएं सी केव्स हो गई। इसके अलावा सी सरफेस से ऊपर स्थित जीवाश्म जो युक्त जो परतें होती है वो शामिल की जाती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर शैलों का अपरदन होता है और उनका अन्य स्थानों पर निक्षेपण निचली भूपर्पटी और अधोमंडल पर भार को कम कर सकता है, जिससे समतुल्य उत्थान होता है। सिंपल सी बात है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर शैलों का अपरदन होता है और उन्हीं अपरदित शैलों का क्या होता है? अन्य स्थानों पर निक्षेपण होता है निचली भूपर्पटी में। तो जो अधोमंडल पर जो भार होता है उसका संतुलन जो है वो बैठ जाता है, मतलब समतुल्य उत्थान होता है। एक जगह पर अगर कम हो रहा है तो दूसरी जगह पर भर भी रहा है, ठीक है। तो ये समतुल्य उत्थान हो गया। दूसरी हम बात करते हैं इसी में, इसे हम कहते हैं अवतलन। इसे हम कहते हैं अवतलन या अधोगामी गति। एक एक गति हमने पढ़ी थी ऊर्ध्वगामी गति और दूसरी गति हम पढ़ रहे हैं अधोगामी गति, या जिसे हम कह देते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट जिसे हम कह देते हैं। तो अधोगामी गति महाद्वीपीय भागों के अवतलन का कारण बनती है, जो दो प्रकार की होती है। ध्यान रखना, अधोगामी गति भी यहाँ पर दो प्रकार की होती है। जैसे हमने ऊर्ध्वगामी गति को दो प्रकार से देखा था, एक तो महाद्वीप के आंतरिक भागों में या संपूर्ण महाद्वीप में, या फिर तटीय भागों में, ठीक है। ये दो प्रकार से हमने देखा था। उसी तरह जो अधोगामी गति है या अवतलन जो है, या जिसे हम कह देते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ये भी दो तरह से होता है। डाउनवर्ड मूवमेंट दो तरह से होता है। एक जो मूवमेंट होता है वो तो होता है पूरे स्थल भाग का धंसना, या इस प्रकार की अधोगमी गति को अवतलन कहा जाता है। मतलब स्थल भाग का धंसना, स्थल भाग जब नीचे की तरफ जाता है तो उसे हम कहते हैं सबसीडेंस। क्या कह देते हैं उसे? सबसीडेंस, सबसिडेंस कहते हैं। और वहीं अगर ये डाउनवर्ड मूवमेंट तटीय क्षेत्रों का होता है, यानी कि तटीय क्षेत्र का नीचे की ओर खिसकना और समुद्र स्तर के नीचे जाकर के समुद्री जल में डूब जाना, तो इस प्रकार की अधोगमी यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट को हम क्या कह देते हैं? निमज्जन कह देते हैं। तो इसे हम क्या कह देते हैं? तटीय भाग में, तटीय भाग का, तटीय भाग का डाउनवर्ड मूवमेंट, और इसे हम क्या कह देते हैं? निमज्जन, या फिर हम कह देते हैं सबमर्जेंस, सबमर्जेंस, सबमर्जेंस इसे कह देते हैं। ये चीजें ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। भूमि का धंसना प्रायः भूमिगत पदार्थों की, जैसे कि जल हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, या खनिज संसाधनों के निष्कर्षण के कारण होता है। भूमि का धंसना किसकी वजह से होता है? भूमि किसकी वजह से धंसेगी? जब नीचे की तरफ, भूमि के नीचे की तरफ वॉइड क्रिएट हो जाएगा, मतलब एक खाली जगह क्रिएट हो जाएगी। खाली जगह क्रिएट कब होगी? या तो उसमें जल था उसको हमने निकाल लिया, तेल, प्राकृतिक गैस या खनिज संसाधन थे,
उनको हमने निकाल लिया तो बीच जो नीचे की वाली जो चीजें हैं वो खाली हो जाएगी, जगह खाली हो जाएगी, तो उस खाली जगह को फुलफिल करने के लिए उसके ऊपर जो भू प्रॉपर्टी है वो नीचे की तरफ धंस जाएगी। जैसे कि पंपिंग, फ्रैकिंग या खनन गतिविधियों की वजह से भूमि धंस जाती है। अवतलन जो है वो प्राकृतिक घटनाओं जैसे भूकंप, मृदा संघनन, हिमानी समतुल्य समायोजन, अपरदन, सिंकहोल निर्माण तथा पवन द्वारा जमा महीन मृदा में जल की वृद्धि के कारण भी हो सकता है, जैसे कि लोएस निक्षेप होता है। तो ये तो अवतलन प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि अवतलन जो है भूमि का धंसना इनकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अवतलन जो है वो प्राकृतिक घटनाओं की वजह से भी हो सकता है। ये तो मानवीय परिघटनाएं थी कि हमने इनको निकाल लिया था। ये प्राकृतिक घटनाओं की वजह से भी हो सकता है, भूकंप की वजह से भी हो सकता है, मृदा संघनन की वजह से भी हो सकता है, हिमानी समतुल्य समायोजन जब होता है तो उसकी वजह से भी होता है, अपरदन की वजह से, सिंकहोल निर्माण की वजह से, पवनों के द्वारा वजह से हो सकता है। जैसे कि लोएस का जो निर्माण है, वो लोएस क्या करती है, किसी स्थान पर ज्यादा प्रेशर डाल देती है, तो वहां पर वो क्या हो जाता है, जो जो क्षेत्र होता है जहां पर लोएस निक्षेप होता है वो नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाता है। तो ये प्राकृतिक कारण है। अवतलन बहुत बड़े क्षेत्रों जैसे कि पूरे राज्य या प्रांत में भी हो सकता है, और बहुत छोटे से क्षेत्र में भी हो सकता है, जैसे कि आपका जो आंगन होता है उसका एक कोना हो सकता है। ठीक है, कि भाई साहब हमारे घर का जो एक कोना था वो धंस गया, हमारे मोहल्ले का जो एक पार्ट था वो धंस गया, हमारे गांव में जमीन धंस गई, हमारे स्टेट में जमीन धंस गई। आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा कि बीकानेर वाले जो क्षेत्र में है वहां पर जमीन धंसना शुरू हो गई थी। तो इस तरह से अवतलन जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में भी हो सकता है और एक छोटे क्षेत्र में भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए 1819 में कच्छ का रण का एक भाग जो है भूकंप के कारण डूब गया था, और वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप अराकान तट के बीच की भूमि के डूबने के कारण अलग हो गए हैं। अराकान और अंडमान निकोबार द्वीप जो द्वीप है उनके बीच की जो भूमि है वो धंस गई है। ठीक है, इसकी वजह से अराकान तट और अंडमान निकोबार द्वीप ये क्या हो गए हैं, दोनों अलग अलग हो गए हैं, इससे पहले ये एक ही थे। मुंबई द्वीप के पूर्वी भाग में निम्न ज्वार स्तर से लगभग 4 मीटर नीचे मिट्टी के दबे हुए वृक्ष पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना तमिलनाडु के तिरुनेलवेली तट पर, तमिलनाडु का जो तिरुनेलवेली तट है वहां पर भी इसी प्रकार का डूबा हुआ वन पाया गया है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी हो गई, पाक जल डमरू मध्य का बहुत बड़ा भाग जो है वो गहरा उथला हुआ है, मतलब जो वो भाग है वो पहले बाहर था, अब क्या हो गया, वो नीचे की तरफ चला गया। आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि जो राम सेतु है उसका थोड़ा बहुत भाग जो है वो डूबा हुआ था, लेकिन वो पूरी तरीके से पहले डूबा हुआ नहीं था, उसमें बाद में जो है वो जलमग्न हुआ है वो बाद में, और हाल के भूवैज्ञानिक समय में डूब गया है। ठीक है, चेन्नई के निकट जो महाबलीपुरम नगर है उसका एक भाग भी समुद्र में डूबा हुआ है। तो ये अवतलन के और सबमर्जेंस के ही उदाहरण है। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो कच्छ का रण, अंडमान निकोबार द्वीप अराकान तट के बीच की भूमि भूमि के कारण डूब गए हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडोंगर मध्य उथले हैं, और हाल ही के वैज्ञानिक समय में ये डूबे हुए हैं। वहीं दूसरी अगर हम बात करें, पहली हमने देख ली थी महाद्वीप निर्माणकारी जो गतियां थी वो हमने देख ली। अब दूसरी हम देखते हैं पर्वत निर्माणकारी गतियां या ओरोजेनिक जो मूवमेंट है, ओरोजेनिक। ये ध्यान रखना, ये शब्द जो है वो ध्यान रखना, ओरोजेनेसिस या ओरोजेनिक जो शब्द है वो ध्यान रखना। ये सीधा सीधा किससे संबंधित है, पर्वत निर्माण से संबंधित है। ओरोजेनिक जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, एक तो है ओरोस जिसका अर्थ होता है पर्वत, और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण यानी कि उत्पत्ति। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित जो शब्द होता है वो ओरोजेनेसिस होता है या ओरोजेनेटिक शब्द होता है। ओरोजेनेटिक जो गतियां हैं वो अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होती है, ध्यान रखना। अभी हम अंतर्जात बल ही पढ़ रहे हैं, तो ओरोजेनेटिक जो गतियां होती है वो अंतर्जात बलों के कारण उत्पन्न होती है, और ये भी एक तरह का कौन सा बल है, पटल विरूपण बल है। पटल विरूपण, पटल विरूपणी जो कि बहुत धीमे धीमे होते हैं, कई हजारों वर्षों के बाद में हमें इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जो कि किस दिशा में कार्य करते हैं, क्षैतिज दिशा में कार्य करते रहते हैं, ध्यान रखना। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था महाद्वीपीय निर्माणकारी जो बल था वो ऊर्ध्वाधर काम कर रहा था, लेकिन ये किस तरीके से काम कर रहा है, पर्वत निर्माणकारी क्षैतिज दिशा में काम कर रहा है, ये इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, या तो इधर काम करेगा या फिर इधर काम करेगा या फिर दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे काम करेगी। इन क्षैतिज बलों और गतियों को संस्पर्श रेखीय बल भी कहा जाता है, इसे हम क्या कह देते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल, ये ध्यान रखना, ये शब्द भी आ जाता है, टेंजेंशियल जो फोर्स है इन्हें हम कह देते हैं। ठीक है, संस्पर्श रेखीय बल भी इन्हें हम कह देते हैं। ठीक है, ओरोजेनेटिक या क्षैतिज बल जो है वो दो प्रकार से कार्य करते हैं, या तो विपरीत दिशाओं में कार्य करेंगे। ठीक है, ऐसे एक इस तरफ मूवमेंट होगा और एक इस तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है,
विपरीत दिशाओं में एक दूसरे से दूर कार्य करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, तनाव बल कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, ये तनाव बल होगा, टेंशनल फोर्स होगा, ठीक है। और ऐसे बलों और गतियों को हम क्या कहते हैं, अपसारी बल भी कह देते हैं। अपसारी बल भी नहीं, हम कह देते अपसारी। अपसारी का मतलब होता है एक दूसरे से दूर जाना। तनाव बल पृथ्वी की भूप्रपटी में दरारें, भ्रंश और फॉल्ट उत्पन्न करते हैं। ये भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। फ्रैक्चर्स, रप्चर्स, फॉल्ट्स, ये उत्पन्न करते हैं तनाव बल। और वहीं दूसरे बल की बात करें तो ये आमने सामने कार्य करने वाले बल को हम संपीड़न बल या अभिसारी बल भी कहते हैं। इसमें जो बल होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे की तरफ काम करते हैं, एक दूसरे की तरफ काम करते हैं। संपीड़न बल भूप्रपटी में मोड़ उत्पन्न कर देते हैं। ध्यान रखना, जो तनाव बल होते हैं वो भूप्रपटी में दरारें, भ्रंश और फोल्ड उत्पन्न करते हैं। वहीं संपीड़न बलों की बात करें तो ये क्या करते हैं, उत्पन्न फोल्ड उत्पन्न करते हैं या वलन उत्पन्न करते हैं, मोड़ उत्पन्न करते हैं। जिससे क्या होता है, वलन या वक्रता होती है, जिसके परिणाम स्थानीय उत्थान या अवतलन होता है। स्थानीय उत्थान या फिर क्या होता है, अवतलन होता है। या तो फोल्डिंग इस तरीके से होगी या फोल्डिंग इस तरीके से होगी, उत्थान या अवतलन हो जाएगा, ठीक है। तो ओरोजेनिक जो गतियां हैं वो दो समूहों में विभाजित हम कर सकते हैं। ओरोजेनिक जो गतियां हैं वो दो समूहों में विभाजित कर सकते हैं। भूप्रपटी मोड़ जो कि एक दूसरे की तरफ होगा, और भूप्रपटी भ्रंशन जो एक दूसरे से दूर होगा, ठीक है। अब देखिए, भूप्रपटी मोड़ जो होता है वो एक दूसरे की तरफ होता है। भूप्रपटी मोड़ जो संचलन होता है वो एक दूसरे की तरफ होता है, यानी कि जब क्षैतिज बल आमने सामने कार्य करते हैं तो संपीड़न और संस्पर्श रेखीय बलों के कारण भूप्रपटी की शैलें क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। उनमें इस तरीके से वलन पड़ जाते हैं, इस तरीके से उनमें वलन पड़ जाते हैं। अर्थात जब भूप्रपटी के भाग अभिसारी बलों के प्रभाव में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, अभिसारी बलों के प्रभाव में क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो दो प्रकार से मुड़ते हैं। तो वो कितनी प्रकार से मुड़ते हैं, दो प्रकार से मुड़ते हैं। एक तो होता है वर्पिंग और एक होता है वलन। वलन जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। और वर्पिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। आ गई बात समझ में। वर्पिंग की पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। भू प्रॉपर्टी का वर्पिंग बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। भू प्रॉपर्टी का जो वर्पिंग होता है वो बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। जिससे भू प्रॉपर्टी के भाग ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ते हैं। या तो वर्पिंग में ऊपर की तरफ मुड़ाव होगा या फिर वर्पिंग में क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे मुड़ाव होगा। तो इस वाले जो ऊपर की तरफ जो मुड़ाव होता है इसे हम कहते हैं अपवर्पिंग। इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्पिंग। इसे हम कहेंगे अपवर्पिंग। और जो ये नीचे की तरफ मुड़ाव हो रहा है इसका, इसे हम कहेंगे डाउन वर्पिंग। डाउन वर्पिंग इसे हम कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। संपीड़न बल के कारण ऊपर की ओर उठने को हम क्या कहेंगे, अपवर्पिंग कहेंगे। और जब भूपर्पटी का भाग नीचे की ओर झुककर बेसिन या अवसाद का रूप ले लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे, डाउन वर्पिंग कहेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जब यह प्रक्रिया बड़े क्षेत्रों में होती है तो इसे क्या कह देते हैं, व्यापक वर्पिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, व्यापक वर्पिंग इसे कह देते हैं। दूसरी हम बात करें यहाँ पर वलन की, दूसरी हम बात करें यहाँ पर की वलन की, तो जब संपीड़न बल या अभिसारी बल भूप्रपटी की शैलों को मोड़ते हैं और दबाते हैं तो क्या होता है, वलन होता है। इस प्रक्रिया से विभिन्न प्रकार के वलन बनते हैं। वलन एक अलग से टॉपिक है जिसको हम अलग क्लास में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वलन भूप्रपटी की शैलों में तरंगाकार पट्टियां संस्पर्श रेखीय संपीड़न बल के कारण होती है। इस तरीके से तरंगाकार जो पट्टियां हैं वो बन जाती है इस तरीके से, ठीक है। जिसमें एंटिक्लाइन जो ऊपर वाला भाग है इसे हम कहेंगे एंटिक्लाइन, और जो नीचे की तरफ वाला भाग होगा उसे हम कहेंगे सिंकलाइन, ठीक है। तो जो पृथ्वी के भीतर गहराई से उत्पन्न अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज गतियों का परिणाम है। ध्यान रखना कौन सी गतियों का परिणाम है, पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाली जो बल होते हैं उनसे उत्पन्न जो क्षैतिज गतियां होती है उनका परिणाम है वलन और वर्पिंग। ऐसी पट्टियों को हम क्या कह देते हैं, वलन कहते हैं, जिनके कुछ भाग ऊपर की ओर मुड़े होते हैं और कुछ भाग नीचे की ओर मुड़े होते हैं, ठीक है। ऊपर की ओर मुड़ी हुई चापाकार संरचना को हम क्या कह देते हैं, एंटिक्लाइन कह देते हैं। इस तरीके से कुछ भाग ऊपर की तरफ और कुछ भाग नीचे की तरफ, इस वाले भाग को हम कहेंगे एंटिक्लाइन। क्या कहेंगे, एंटिक्लाइन। इस वाले भाग को हम कहेंगे एंटिक्लाइन। और इस ये जो नीचे वाला धसा हुआ भाग है, इस वाले भाग को हम नीचे की तरफ जो मुड़ा हुआ है उस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, सिंकलाइन कहेंगे।
सिंक्लाइन, सिंक्लाइन, ठीक है। ये देखिए, जबकि नीचे ऊपर की ओर मुड़ी हुई चापाकार संरचना को हम क्या कहेंगे, एंटीक्लाइन कह देते हैं, और वहीं नीचे की ओर जो मुड़ी हुई गर्ताकार संरचना होती है उसे हम क्या कह देते हैं, सिंक्लाइन कह देते हैं। वास्तव में वलन जो है वो व्यापक जो वर्पिंग होता है उसका लघु रूप होते हैं। मतलब छोटे लेवल पर जो होता है वो वलन होता है, और बड़े लेवल पर क्या होता है, वो वर्पिंग होती है। वलन के दोनों पक्षों को लिम्ब कहा जाता है। ये जो दोनों भाग है ना, ये वाला भाग और ये वाला भाग, इन दोनों को क्या कहा जाता है, लिम्ब कहा जाता है, ठीक है। वह लिम्ब जो एंटीक्लाइन और उससे जुड़े हुए सिंक्लाइन के बीच साझा होता है, यानी कि ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बीच का जो साझा ये भाग है इसे लिम्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिम्ब कहा जाता है। ये जब हम वलन पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे, उसे मध्य लिम्ब कहा जाता है। वह तल जो एंटीक्लाइन के दोनों लिम्बों के बीच के कोण को द्विभाजित करता है या सिंक्लाइन के मध्य लिम्ब को द्विभाजित करता है उसे अक्षीय तल या वलन अक्ष कह देते हैं। ये वाला जो भाग है, ठीक है, जो इधर वाले लिम्ब को और इधर वाले लिम्ब को क्या करता है, विभाजित करता है। समझ गए बात। वह तल जो एंटीक्लाइन के दोनों लिम्बों को, ये एंटीक्लाइन है, ठीक है, ये एंटीक्लाइन है, ये एंटीक्लाइन का इधर वाला एंटीक्लाइन का एक लिम्ब हो गया और इधर वाला एंटीक्लाइन का दूसरा लिम्ब हो गया। ये इन दोनों को क्या करता है, द्विभाजित करता है, मतलब इनके बीच में होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, अक्षीय तल या वलन अक्ष कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अक्षीय तल या वलन अक्ष, इसे हम कह देते हैं, ध्यान रखना। वहीं अगर हम बात करें किसकी, ये तो हमने पढ़ा था एक दूसरे की तरफ गमन। अब हम पढ़ेंगे एक दूसरे से विपरीत गमन, इस तरीके से, ठीक है। तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम भूप्रपटी भ्रंशन कहेंगे। भूप्रपटी भ्रंशन वह प्रक्रिया है जिसमें शैलों का जो विस्थापन होता है वो किसी तल के साथ होता है। ये जो तल होता है इसके साथ साथ जो है वो शैलों का विस्थापन होता है, एक इस तरफ जाता है और एक इस तरफ जाता है, जो तनाव बल और संपीड़न बल के कारण उत्पन्न होता है। ये संपीड़न बल के कारण भी हो सकता है, ध्यान रखना, और तनाव बल के कारण भी हो सकता है। संपीड़न बल के कारण क्या होता है, ऊर्ध्वाधर इस तरीके से इधर मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर एक तल बन जाएगा, ठीक है। तो ये संपीड़न बल के कारण भी हो सकती है भ्रंशन, और तनाव बल के कारण भी हो सकती है भ्रंशन। जो क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर या दोनों दिशाओं में कार्य कर सकते हैं। इधर ऊर्ध्वाधर भी कार्य कर सकता है, क्षैतिज दोनों दिशाओं में, इधर भी कार्य कर सकता है और इधर भी कार्य कर सकता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर या दोनों दिशाओं में कार्य कर सकता है। भूप्रपटी भ्रंशन शैलों की मजबूती और तनाव बलों की तीव्रता पर निर्भर करता है। जो भू प्रॉपर्टी में भ्रंशन होगा वो किस तरीके का भ्रंशन होगा, वो डिपेंड करता है कि जो रॉक्स है वहां की वो कितनी स्ट्रांग है, और उन स्ट्रांग रॉक्स के साथ साथ जो टेंशनल फोर्स एक्टिव हुआ है वो कितना तेज है, कम तेज है या ज्यादा तेज है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब तनाव बल मध्यम होता है तो केवल दरारें पड़ती है। ध्यान रखना, जब तनाव बल के मतलब तनाव बल जब मध्यम होता है तो क्या बनती है, दरारें बनती है, रप्चर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब बल अधिक अत्यधिक होता है शेल परतों में विस्थापन हो जाता है जिसकी वजह से भ्रंश निर्माण होता है। सामान्यतः भ्रंश को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, जॉइंट और फॉल्ट। जॉइंट, जॉइंट में क्या होगा, केवल एक दरार दिखाई देगी, ठीक है, केवल एक दरार दिखाई देगी। जैसे मान लो ये दो चट्टाने हैं, इन दोनों चट्टानों के बीच में केवल एक दरार दिखाई दे रही है। ऐसा लग नहीं रहा कि दोनों अलग हुए हैं, लेकिन ऐसा है वहां पर कि वे अलग होने की अवस्था में। और दूसरा है फॉल्ट, इस दोनों में क्या है, दोनों चट्टानें क्या हो गई, अब एक दूसरे से दूर चली गई और बीच में एक सब बहुत बड़ी खाली जगह रह गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉल्ट कहेंगे। तो भ्रंश को दो प्रकारों में हम विभाजित कर सकते हैं, जॉइंट, या फिर हम इसे कह सकते हैं फ्रैक्चर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ये तो फ्रैक्चर हो गया जहां पर जॉइंट हमें दिख रहा है, और ये फॉल्ट हो गया। जॉइंट वह भ्रंश है जिसमें शैलों में कोई महत्वपूर्ण विस्थापन नहीं होता है, केवल एक दरार सी दिखाई देती है, ठीक है। इसमें केवल दरार दिखाई देती है, दरार दिखाई देती है, दरार दिखाई देती है, इसमें केवल दरार दिखाई देती है, ठीक है। और जब किसी भ्रंश यानी कि फ्रैक्चर के दोनों ओर शैलों का स्पष्ट विस्थापन हो जाता है इस तरीके से, स्पष्ट विस्थापन, ये क्या है, ये स्पष्ट विस्थापन है, ये स्पष्ट विस्थापन हो जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम फॉल्ट कह देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, फॉल्ट कह देते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज के बारे में।
तनाव बल और संपीड़न बल में अंतर होता है। तनाव बल क्या होता है और संपीड़न बल क्या होता है, ये ध्यान रखना। तनाव बल वह बल होता है जब पदार्थ को अलग अलग खींचता है, जब जो पदार्थ को क्या करता है, अलग अलग खींचता है, इस तरीके से आधा इस तरफ खींचेगा, आधा इस तरफ खींचेगा। और संपीड़न बल है जो पदार्थ को एक साथ दबाता है। ये पदार्थ है, इसको इधर से भी दबाएगा और इधर से भी दबाएगा, ये संपीड़न बल कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पटल विरूपण बल। ये हमने अभी तक जो है वो पटल विरूपण बलों के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है। पटल विरूपणी जो बल है उनके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया। देखो पटल विरूपण बलों के बारे में हमने कितना पढ़ा। ये बल जो है वो अभी तक हमने पढ़ा है। इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। कौन कौन सी चीजें देखी है हमने, ये देखिए हमने पटल विरूपणी बलों में एपिरोजेनिक मतलब महाद्वीप निर्माणकारी बल भी देखे हैं, पर्वत निर्माणकारी बल भी हमने देखे हैं। महाद्वीप निर्माणकारी बलों के हमने दो प्रकार से देखा है, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट को भी हमने दो प्रकार से देखा है, डाउनवर्ड मूवमेंट को भी हमने दो प्रकार से देखा है। वहीं अगर हम बात करें ओरोजेनिक मूवमेंट को, ओरोजेनिक मूवमेंट को भी हमने यहाँ पर दो प्रकार से देखा है, टेंशनल फोर्स में भी देखा है, कंप्रेशनल फोर्स में भी देखा है। टेंशनल फोर्स को भी हमने दो प्रकार से देखा है, फोल्डिंग देखी है हमने, वर्पिंग हमने देखी है। कंप्रेशन सॉरी, टेंशनल फोर्स को हमने फ्रैक्चर्स, रप्चर्स एंड फोल्ड्स में देखा है, और वहीं कंप्रेशनल को हमने फोल्डिंग और वर्पिंग में हमने देखा है। फोल्डिंग में हमने एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन देखा है, वर्पिंग में हमने डाउन वर्पिंग और अप वर्पिंग देखा है, और व्यापक वर्पिंग भी हमने यहाँ पर देखी है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो बल है या दूसरा जो संचलन है जिसे हम कहते हैं आकस्मिक संचलन, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आकस्मिक संचलन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, या इसे हम उस वो तो था कौन सा, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट, और ये है कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट। कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब होता है अचानकवाद, अचानक या आकस्मिक गतियां, अचानक गतियां या आकस्मिक गतियां। ठीक है, ध्यान रखना। ये गतियां कम समय में और अत्यधिक विकृति उत्पन्न करती है, कम समय में उत्पन्न होती है और इनकी वजह से विकृतियां बहुत ज्यादा आती है। और ये दो प्रकार की होती है। कौन से प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। पहला हो गया भूकंप, पहला क्या हो गया, भूकंप हो गया, और दूसरा जो हो गया वो हो गया ज्वालामुखी। दूसरा क्या हो गया, ज्वालामुखी। ये जो गतियां हैं वो अचानक से होती है, और ये जो है वो पृथ्वी के धरातल में या भूपर्पटी में ज्यादा विकृतियां उत्पन्न करती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप की। तो भूकंप तब उत्पन्न होता है जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में शैलों में संचित रॉक्स के बीच में जो इकट्ठी अतिरिक्त तनाव जो होता है वो कमजोर क्षेत्रों के माध्यम से मुक्त होकर तरंगीय गति ऊर्जा के रूप में कंपन उत्पन्न करता है। सिंपल सी बात है, जो चट्टानों के बीच में जो ऊर्जा संचित रहती है, वो चट्टानों के बीच में जो संचित ऊर्जा है वो ऊपर वाली चट्टानों को क्या करती है, तनाव में ला करके कमजोर करती है, जिसकी वजह से वहां से ये ऊर्जा विमुक्त हो जाती है और तरंगीय रूप में ये कंपन उत्पन्न करती है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, भूकंप कहते हैं। जो कभी-कभी क्या कैसे हो सकते हैं, विनाशकारी भी हो सकता है। ऐसी गतियाँ तटीय क्षेत्रों में उत्थान उत्पन्न करती है। ऐसी गतियाँ जो है वो तटीय क्षेत्रों में उत्थान भी उत्पन्न कर सकती है, प्लस डाउन डाउनवर्ड मूवमेंट भी गति कर सकती है। हम ये कह सकते हैं उत्थान भी हो सकता है और अवतलन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं वहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 1822 में चिली में आए भूकंप के कारण तटीय क्षेत्रों में लगभग 1 मीटर का उत्थान हुआ था। भूकंप के कारण इस स्थलाकृतिक रेखाओं में परिवर्तन, नई नदी धारा का निर्माण हो जाता है, सुनामी आ जाते हैं, तट रेखा परिवर्तित हो जाती है, हिमानी जो है वो उछाल हो जाता है जैसे अलास्का में हुआ था। इसके अलावा भूस्खलन हो जाता है, मृदा सरक जाती है, द्रव्यमान मास मूवमेंट आदि हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये भूकंप के परिणाम है। वहीं दूसरा जो आकस्मिक संचलन है वो हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी। दूसरा आकस्मिक संचलन क्या है, ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी पृथ्वी की भूपर्पटी में एक ऐसा छिद्र होता है जिसके माध्यम से क्या होती है, गैसें, द्रवित शैले पदार्थ यानी कि जो लावा होता है वो, राख, इसके अलावा भाप आदि विस्फोट के दौरान बाहर निकल जाते हैं। और ऐसे छिद्र या उद्घाटन पृथ्वी की भूपर्पटी के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर चट्टानें जो होती हैं अपेक्षाकृत कमजोर होती है, वहां पर ज्वालामुखी उत्पन्न हो जाते हैं। ज्वालामुखी जो क्रिया होती है वो अंतर्जात बलों का ही एक उदाहरण है, और अंतर्जात बलों में भी कौन से बलों का, आकस्मिक बलों का उदाहरण है। ज्वालामुखी के विस्फोट के आधार पर विभिन्न स्थल रूप बनते हैं। ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है वो कई आधार पर कई तरीके से होता है। कुछ विस्फोट जो होते हैं वो स्लो होते हैं, कुछ विस्फोट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ विस्फोट जो होते हैं वो मीडियम होते हैं।
तो जिस तरीके का विस्फोट होगा उसी के आधार पर विभिन्न टाइप के यहाँ पर विस्फोट स्थल रूप बनेंगे। यदि विस्फोट कम हो तो पठार, और यदि विस्फोट अधिक हो तो ज्वालामुखी पर्वतों का यहाँ पर निर्माण हो जाता है। ज्वालामुखी तब बनता है जब पृथ्वी के भीतर का द्रवित जो मैग्मा होता है वो भूपर्पटी में स्थित छिद्रों और दरारों के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर निकलता है, जिसके साथ भाप गैसें, हाइड्रोजन सल्फाइड, ध्यान रखना, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भी इससे बाहर निकलती है। तो कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी के साथ निकलने वाली गैसों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत, यहाँ पर एक लाइन हम पढ़ लेते हैं। ज्वालामुखियों के प्रकार, ज्वालामुखियों का वर्गीकरण उनके विस्फोट और सतह पर बनने वाले रूप के आधार पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। लावा की रासायनिक संरचना और शांतता के आधार पर भी ज्वालामुखी जो है वो विभिन्न तरीके से रूप धारण करते हैं कि ज्वालामुखी की रासायनिक संरचना या शांतता कैसी है, पतली शांतता है या गाढ़ी शांतता है, वो कैसी है, जिसके आधार पर ज्वालामुखी जो है वो अलग अलग रूप धारण करते हैं। यहाँ पर कुछ शील्ड ज्वालामुखी होते हैं, कुछ प्लेनियन ज्वालामुखी होते हैं, कुछ शंकु ज्वालामुखी होते हैं, वो अलग अलग ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है, बस इतना हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने अंतर्जात बलों के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। यहाँ से अब आपके सामने अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे हैंडल कर पाएंगे। अब दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर बहिर्जात बलों की। तो बहिर्जात जो बल होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट, अंतर्जात बलों की वजह से जो मूवमेंट होता है, जो संचलन होता है, उसे हम बहिर्जात संचलन कह देते हैं। यानी कि बहिर्जात बलों की अगर हम बात करें तो ये वो बल हैं जो अपनी शक्ति जो है वो पृथ्वी के बाह्य भागों से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो कि वायुमंडल में उत्पन्न होते हैं। उन्हें बहिर्जात बल या बाह्य बल कहा जाता है। बहिर्जात बलों की क्रिया से अपर्दन होता है, इसलिए इन्हें भूमि क्षयकारी बल भी कहा जाता है। बहिर्जात देखो, अंतर्जात बल जो होते हैं वो क्या करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी पर उच्चावच भिन्नताएं निर्मित होती है। क्या होता है? अंतर्जात बलों की वजह से पृथ्वी पर उच्चावच भिन्नताएं निर्मित होती है, और उन्हीं उच्चावच भिन्नताओं को समान करने का जो कार्य है वो कट करके किनका कार्य है, वो बहिर्जात बलों का है। इसीलिए इन्हें भूमि क्षयकारी बल भी कहा जाता है। जो अंतर्जात बलों की वजह से उच्चावच भिन्नताएं उत्पन्न हुई थी, उन उच्चावच भिन्नताओं को समान कर देने का जो कार्य होता है वो बहिर्जात बलों के द्वारा होता है। बहिर्जात प्रक्रियाएं या अपसारण जिन्हें हम कह देते हैं, वे प्रक्रियाएं जो पृथ्वी की सतह पर बहिर्जात बलों के प्रभाव से होती है, उन्हें बहिर्जात प्रक्रियाएं या बहिर्जात भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहा जाता है। ध्यान रखना, इनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल हो जाती है? बहिर्जात प्रक्रियाओं में अपक्षय को हम इंक्लूड कर देते हैं, मास वास्टिंग को हम इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, इरोजन को हम इसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, डिपोजिशन को इसके अंदर हम इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रमुख बहिर्जात प्रक्रियाएं हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? अपसारण कहा जाता है। अपसारण का मतलब क्या होता है? डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन या डेशन, TION, डेशन, या हम इसे कह देते हैं अनाच्छादन। क्या कह देते हैं? अनाच्छादन। ओके, ध्यान रखना, अनाच्छादन में निक्षेपण शामिल नहीं होता है, जिसका अर्थ होता है सतह को हटाना या सतह को उजागर करना। ठीक है, भूआकृतिक कारकों की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक तत्व जो बहिर्जात प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं, ऐसे प्राकृतिक तत्व जो बहिर्जात प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं, ध्यान रखनी ये परिभाषाएं जो है वो एग्जाम में आती है। ऐसे प्राकृतिक तत्व जो बहिर्जात प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भू आकृतिक कारक या बहिर्जात भू आकृतिक कारक कहते हैं। जैसे कि पवन हो गया, जल हो गया, सी वेव्स हो गया, ग्लेशियर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। गुरुत्वाकर्षण और ढाल वे दो मुख्य कारण हैं जो इन कारकों को गतिशील बनाते हैं। ध्यान रखना, पवन, पवन है, जल है, ग्लेशियर है, सी वेव्स हैं, ये किसके कारण गतिशील होते हैं, चलते क्यों हैं, ये कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण और ढाल जो होता है वो उनको ड्राइव करने का कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण की वजह से पवन, जल, तरंगे, हिमनद ये चलती हैं। ढाल, गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक ढाल बनता है, उस ढाल के सापेक्ष ये चलते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भीतर या सतह पर होने वाली सभी गतियां ढाल के कारण होती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, पृथ्वी की सतह पर या उसके भीतर होने वाली जितनी भी गतियां होती हैं वो ढाल के कारण होती है। ढाल के कारण ही गुरुत्वाकर्षण बल वहां पर प्रभावी हो जाता है और वहां पर गतियां होना शुरू होती है। जैसे कि कोई भी चीज है जो
ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगी, ऐसा नहीं है कि नीचे से ऊपर की तरफ ही जाएगी, ठीक है। और कोई भी जैसे मान लो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलती है, तो हवाएं जो है वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही चलती है। तो ध्यान रखना, ढाल के अनुसार ही सभी गतियां होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अपक्षय की। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है अपक्षय, जिसे हम पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं वेदरिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, वेदरिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। अपक्षय पृथ्वी की सामग्री पर मौसम और जलवायु के तत्वों की क्रिया है। सबसे पहली बात तो ये है कि मौसम और जलवायु के तत्व क्या करते हैं, अपक्षय को निर्धारित करते हैं। इसे शैलों के यांत्रिक विखंडन और रासायनिक अपघटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान रखना, यांत्रिक क्या होता है, विखंडन होता है, और रासायनिक क्या होता है, अपघटन होता है। रासायनिक विखंडन नहीं होता है, रासायनिक अपघटन होता है, ठीक है। इस रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है, जो कि मौसम और जलवायु के तत्वों द्वारा होता है। जब शैलों में अपक्षय होता है, जब शैलों में अपक्षय होता है, तो कुछ खनिज रासायनिक एवं भौतिक विलयन द्वारा भूजल के माध्यम से हट जाते हैं, जिससे शेष मूल्यवान खनिजों की सांद्रता बढ़ जाती है। अपक्षय में क्या होता है कि जो रासायनिक और भौतिक विलयन के द्वारा क्या होता है, कुछ खनिज उसके अंदर से हट जाते हैं, मतलब उसके अंदर से निकल जाते हैं, और कुछ मूल्यवान जो खनिज होता है वो वहीं पर रह जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि उनकी सांद्रता उस यूनिट के कंपेरिजन में बढ़ गई। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको वेदरिंग की परिभाषा बताऊं, अपक्षय की परिभाषा बताऊं, तो अपक्षय एक प्रकार का इन सितु प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है, इन सितु प्रोसेस है। मतलब चट्टान जब अपनी ही जगह पर, जिस जगह पर चट्टान पड़ी है वो अपनी ही जगह पर टूट फूट या रासायनिक रूप से अपघटित हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं अपक्षय। फिर से सुन लेना, कोई भी चट्टान जब अपनी ही जगह पर यांत्रिक विखंडन तथा रासायनिक अपघटन के माध्यम से गुजरती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अपक्षय कह देते हैं। फिर से दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जब कोई भी चट्टान अपनी ही जगह पर टूट फूट जाती है या उसका रासायनिक अपघटन हो जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, अपक्षय कह देते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन जो है वो मैंने 3 तरीकों से बता दी है, वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर अपक्षय की हम बात करें तो अपक्षय को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक अपक्षय में, रासायनिक अपक्षय में और जैविक अपक्षय में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। एक मिनट रुकना गाइज। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ 3 प्रकारों में हमने वर्गीकृत किया है अपक्षय को, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर भौतिक अपक्षय की। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं लागू बलों पर निर्भर करती है। ये बल गुरुत्वाकर्षण बल जैसे अधिभार दाब, भार और कतरनी तनाव हो सकते हैं। तापमान परिवर्तन, क्रिस्टल वृद्धि या जीव गतिविधियों के कारण प्रसार बल होता है। गीले और सूखे चक्र द्वारा यह नियंत्रित जल दाब की वजह से हो सकता है। अधिकांश भौतिक अपक्षय तापीय प्रसार और दाब के कारण होते हैं। सिंपल सी बात है, भौतिक अपक्षय की अगर मैं बात करूं, तो भौतिक अपक्षय जो है वो तापमान परिवर्तन के कारण चट्टानों में होने वाले क्रिस्टलीय इनबैलेंस और इसके अलावा गीले और सूखे के चक्र में फंस करके कोई भी चट्टान अपने प्रसार को और दाब के कारण जब टूटती फूटती है, तो उसे हम कहते हैं यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय में चट्टान में मौजूद, ध्यान रखना, भौतिक भौतिक अपक्षय में चट्टान में मौजूद मिनरल्स जो है उनकी संरचनाएं नहीं बदलती है, उनमें किसी भी तरह का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता होता है। सिंपल सी बात है कि भौतिक अपक्षय में चट्टान जो है वो अपनी ही जगह पर टूट जाती है, बिखर जाती है, तापमान और जलवायु कारकों के प्रभाव में आकर के, ठीक है। उसे हम कहते हैं भौतिक अपक्षय।
भौतिक अपक्षय को कई प्रकार से यहाँ पर हम विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। भौतिक अपक्षय में सबसे पहले हम बात करते हैं अनलोडिंग और प्रसार। भौतिक अपक्षय में क्या होता है, अनलोडिंग और प्रसार होता है। देखो कोई भी चट्टान पर क्या होता है, प्रेशर बना होता है। जब उस प्रेशर को रिलीज किया जाता है तो अंदर वाली चट्टानें भी क्या होती है, अनलोडिंग हो जाती है। वो उनके ऊपर से प्रेशर रिलीज हो जाता है तो वो क्या करती है, फैलती है। और फैलने की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, उन चट्टानों में फैलाव होकर के वो टूट जाती है, एक दूसरे से दूर हट जाते हैं उसके उनके जो कण होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर वेदरिंग हो जाती है। तो यहाँ पर एक टर्म आता है एक्सफोलिएशन। यहाँ पर एक टर्म आता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का मतलब समझाता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मान लो एक्सफोलिएशन जो है वो ज्यादातर ग्रेनाइटिक चट्टानों में हमें देखने को मिलता है। और ग्रेनाइटिक चट्टानों में भी ज्यादातर जो गुंबदाकार चट्टानें होती हैं, गुंबदाकार जो चट्टानें होती है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ गुंबदाकार चट्टानों में, तो आपने नाम पढ़ा होगा बैथोलिथ, लेकोलिथ। इस प्रकार की जो चट्टानें होती है उनमें क्या होता है, शेलों का दबाव ऊर्ध्वाधर होता है। और इन शेलों के दबाव में जब ऊर्ध्वाधर कार्य इन शेलों पर जब ऊर्ध्वाधर दबाव होता है तो इन शेलों का जो बाह्य जो सरफेस होता है वो सरफेस जलवायु कारकों के प्रभाव में आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो क्षेत्र है वो फैलता और सिकुड़ता है। फैलता और कैसा है, सिकुड़ता है। और ये फैलते सिकुड़ते हुए क्या करता है, अलग अलग स्लैब्स में डिवाइड हो जाता है। और ये स्लैब्स जो है वो प्याज की परतों के समान फिर एक एक करके उतरना शुरू हो जाते हैं, एक एक करके ये उतरना शुरू हो जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, एक्सफोलिएशन कह देते हैं। एक्सफोलिएशन क्यों होता है, क्योंकि दिन के समय में चट्टान का जो ऊपरी भाग है वो तो गर्म हो जाता है, वो तो फैल जाता है, लेकिन उसका जो ये आंतरिक भाग होता है, ये जो आंतरिक भाग होता है वो उतना गर्म नहीं हो पाता, इसलिए ये फैल नहीं पाता। तो अनलोडिंग और प्रसार की जो कंडीशन है वो इसके ऊपर वाले भाग में ही होती है। अनलोडिंग और प्रसार की जो क्रिया होती है वो इसके ऊपर वाले भाग में ही होती है और ये परत दर परत उतर जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, एक्सफोलिएशन कहते हैं। सतत अपरदन के कारण ऊपर की शेल परतों के हटने से ऊर्ध्वाधर दाब कम हो जाता है। और जब ये शेलें हट जाती है, यहाँ से हट जाती है, तो जो ऊर्ध्वाधर दाब होता है इस शेल पर पूरा पर, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और दाब कम होने की वजह से उसमें फैलाव और ज्यादा देखने को मिलता है। और इस तरीके की जो परतें हैं वो और ज्यादा बनती है और धीरे धीरे चट्टान पूरी तरीके से अपक्षयित हो जाते हैं। इससे नीचे की शेल परतें फैलती है और शेल द्रव्यमान का विखंडन होता है। जो परतें पहले ऊपर की तरफ फैली थी वो हट गई है। अब क्या होगा, इन परतों के जो नीचे की जो शेल होगी उसमें भी फैलाव होगा और उनका भी क्या होगा, द्रव्यमान विखंडन होता है। दरारें सामान्यतः सतह के समानांतर विकसित होती है, ध्यान रखना। इसमें जो दरारें होती हैं वो सतह के समानांतर विकसित होती हैं। वक्र सतहों वाले क्षेत्रों में चापाकार दरारें बनती हैं। वक्र जो सतह है इस तरीके से, ये वक्र सतही है, यहाँ पर चापाकार दरारें बनती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी चादर जैसी परतें या एक्सफोलिएटेड स्लैब्स बनते हैं, बड़े बड़े स्लैब्स बन जाते हैं, चादरें बन जाती है, ठीक है। एक्सफोलिएशन एक रिजल्ट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन। एक्सफोलिएशन क्या है, रिजल्ट है अनलोडिंग और प्रसार का, ये प्रक्रिया नहीं है। ऊपरी शेल परतों से वक्र परतों का छिलना चिकनी और गोल सतह बनाता है। इस प्रकार अनलोडिंग या प्रसार जो है वो बड़े चिकने और गोलाकार गुंबद बनाते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज। इनकी अगर मैं बात करूं तो इनसे स्क्री और टेलस बनते हैं। स्क्री और टेलस, स्क्री चट्टानों के टूटे हुए टुकड़ों का संग्रह होता है। देखिए यहाँ पर स्क्री और टेलस क्या होता है, ये देखिए स्क्री और टेलस हो गए। स्क्री और टेलस इस तरीके से बड़े बड़े जो चट्टानी टुकड़े होते हैं उनका ग्रुप होता है स्क्री। और टेलस जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, ठीक है। स्क्री चट्टानों के टूटे हुए टुकड़ों का संग्रह होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, जो खड़ी ढालों, पर्वतीय चट्टानों, ज्वालामुखियों या घाटी के किनारों के नीचे जमा होते हैं। सिंपल सी बात है, ये चीज ध्यान रखना। स्क्री क्या होता है, टैलस अभी आएंगे। स्क्री क्या होते हैं, स्क्री चट्टानों के टूटे हुए टुकड़ों का संग्रह होता है, जो खड़ी ढालों, पर्वतीय चट्टानों, ज्वालामुखी और वैलीज के किनारों के नीचे जमा होते हैं, ठीक है। ये टुकड़े चट्टानों के गिरने के कारण जमा होते हैं। चट्टानें जो है वो टूट टूट करके गिरती रहती है, उनके कारण जमा हो जाते हैं, ठीक है। छोटे शेल टुकड़ों से बनी ढालों को स्क्री कहा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन। छोटे शेल टुकड़ों से बनी जो ढाल होती है उसे स्क्री कहा जाता है। ये देखिए जो ढाल है ये छोटे शेल टुकड़ों से बनी हुई है, इसे स्क्री कहा गया है।
स्क्री चट्टान गिरने का परिणाम है। चट्टान गिरेगी तो स्क्री बनेगा, बिना चट्टान के गिरने से स्क्री नहीं बनता है। ठंडे क्षेत्रों में जमाव और पिघलने जैसी प्रक्रियाओं के कारण चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े अलग हो जाते हैं। ये टुकड़े गिरते, उछलते और फिसलते हुए ढाल के नीचे आकर के रुक जाते हैं। स्क्री क्या होता है? अस्थिर होता है और ढीले कोणीय टुकड़ों से बना होता है। बड़े शेल टुकड़ों को क्या कहते हैं? टेलस कहा जाता है। ध्यान रखना, बड़े चट्टानी टुकड़े गिरते, उछलते, फिसलते ढाल के नीचे आकर के जब रुक जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? टेलस कहते हैं। और जो रुकते नहीं है, जो अस्थिर होता है, जो लुढ़कते रहते हैं, छोटे छोटे कोणीय टुकड़े होते हैं ढीले, वो क्या होते हैं? वो स्क्री कहलाते हैं। ध्यान रखना, बड़े शेल टुकड़ों को टेलस कहते हैं और छोटे टुकड़ों को क्या कह देते हैं? स्क्री कह देते हैं। छोटे शेल टुकड़ों से बनी ढालों को क्या कह देते हैं? स्क्री। और बड़े शेल टुकड़ों को क्या कह देते हैं? टेलस। ध्यान रखना, इनसे जुड़े स्थल रूप को टेलस निक्षेप कहा जाता है। जहां पर टेलस जमाव होता है उसे टेलस निक्षेप कहते हैं। टेलस निक्षेप सामान्यतः अवतल ऊर्ध्व रूप में होते हैं, ठीक है, और इनकी ढाल अवशेषों के स्थिर कोण के अनुसार होती है। ढाल अवशेषों का जो स्थिर कोण होता है उनके अनुसार ही इनकी ढाल होती है। जो कोण होते हैं उसके अनुसार होता है। फिर से मैं बढ़ता हूँ, इनकी ढाल जो है वो अवशेषों के स्थिर कोण के अनुसार, किस तरह का स्थिरांक उसमें देखने को मिलता है उसके अनुसार ही उनकी ढाल होती है। आपको ध्यान रखना, स्क्री ढालों पर पाए जाते हैं और टालस ढालों के नीचे पाए जाते हैं। जमाव रूप से टालस होते हैं और ढालों पर जो लुढ़कते रहते हैं, ढीले होते हैं, उन्हें स्क्री कहते हैं। देखिए, टेलस शब्द का प्रथम प्रयोग प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स लेल ने, ध्यान रखना, 1830 में अपनी पुस्तक थी, एक प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल थ्योरीज हम पढ़ेंगे, तो उनमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। चार्ल्स लेल की पुस्तक है, 1830 में इन्होंने ये टर्म दिया था। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर तापमान परिवर्तन और प्रसार की, टॉर्स जिससे बनते हैं, ठीक है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है? प्रत्येक खनिज फैलता है, हम सबको पता है, और अपने पड़ोसी खनिज पर दबाव डालता है। तापमान बढ़ने पर क्या होता है? कोई भी खनिज जो है वो फैलता है और उसके पास वाला जो खनिज होता है उसके ऊपर वो प्रेशर डालता है, तथा तापमान जब घटता है तो यही खनिज क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं, मतलब उनमें फैलाव और संकुचन होता है। तापमान की वजह से उनमें फैलाव और संकुचन होता है। सतही परतों के असमान ऊष्मन तथा उनके फैलाव और संकुचन के कारण और बाद में सतह से उनके अलग होने, एक्सफोलिएशन जैसी प्रोसेस है, जैसा रिजल्ट होता है, उससे क्या होता है? शैलों में चिकनी और गोल सतहें बनती है, ठीक है, और इन गोल सतहों को क्या कह देते हैं? गोलाकार शैलखंडों को टॉर्च कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टॉर्च कह देते हैं। ग्रेनाइट जैसी स्टेलों में इस प्रकार की एक्सफोलिएशन के कारण चिकनी सतह वाले, ध्यान रखना, चिकनी सतह वाले छोटे बड़े गोलाकार शैलखंड क्या कहलाते हैं? टॉर्च कहलाते हैं। ध्यान रखना, एंगुलर छोटे चट्टानी टुकड़े स्क्री कहलाते हैं। एंगुलर बड़े चट्टानी टुकड़े जो कि ढालों के किनारों पर आकर के जमते हैं, उन्हें टेलस कहा जाता है। और वहीं ग्रेनाइटिक टुकड़े, बड़े बड़े गोलाकार शेलखंड, उन्हें हम टॉर्स कहते हैं, ठीक है। तीसरा है जमना पिघलना, फ्रीजिंग एंड थॉइंग या फ्रॉस्ट वेजिंग जिसे हम कह देते हैं। वो प्रोसेस होती है यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय में। जमने और पिघलने का जो चक्र होता है, फ्रीजिंग और थॉइंग जो साइकिल होती है, सिंपल सी बात होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रात के समय तापमान कम हो जाता है और दिन के समय तापमान अधिक हो जाता है। तो दिन के समय में चट्टानी टुकड़ों के बीच में फंसा जो जल होता है वो पिघला रहता है और रात के समय में वही जो जल होता है वो जम जाता है, और जब जमता है तो बर्फ का आयतन बढ़ता है। ध्यान रखना, जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। तो जब ये पानी जमता है तो रात में उसका आयतन बढ़ता है। जब ये आयतन बढ़ता है तो आसपास के चट्टानों पर क्या डालता है? प्रेशर डालता है। जो जब ये प्रेशर डालता है तो वो चट्टानी जो टुकड़े होते हैं, जो चट्टानों के कण होते हैं, वो दूर जाना शुरू हो जाते हैं। उनके जो बीच का जो बॉन्ड होता है वो ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें दरारें पड़ जाती हैं। अब ये दरार जो है वो चौड़ी हो गई। दिन के समय में क्या होगा? वो जो बर्फ रात को बनी थी वो पिघलेगी और उसके अंदर और एक्स्ट्रा जो वाष्प है, जो जल है, वो आकर के इकट्ठा होगा।
रात को फिर वही जो है पानी वो बर्फ में बनेगा और उसका आयतन फिर से बढ़ेगा और फिर से वो क्या करेगा, उनके ऊपर प्रेशर डालेगा अपने आसपास की चट्टानों पर। तो वो चट्टानें जो है वो और ज़्यादा चौड़ी हो जाएँगी, जो दरारें हैं वो और ज़्यादा चौड़ी हो जाएँगी। फिर ये जो साइकिल जो है वो चलती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि इस फ्रीज़ और थॉ साइकिल की वजह से चट्टानें जो है वो टूट जाती है, टुकड़ों में बिखर जाती है। ध्यान रखना, जमने और पिघलने के चक्र के दौरान जब मौसम गर्म होता है, तो बर्फ और हिम पिघलते हैं, जिससे फ्रॉस्ट वेदरिंग होता है। ध्यान रखना, जब बर्फ के पिघलने से कैसी वेदरिंग होती है? फ्रॉस्ट वेदरिंग होती है। यांत्रिक अपक्षय का सबसे सामान्य रूप फ्रीज थ्रो साइकिल हो। इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है कि यांत्रिक अपक्षय का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो फ्रीजिंग थॉइंग साइकिल है। जल शैलों की दरारों और छिद्रों में प्रवेश करता है। यह जल जमकर फैलता है और दरारों को प्रेशर की वजह से क्या करता है? बड़ा करता है। फिर इनमें और अधिक जल प्रवेश करता है और पुनः जमता है और पुनः इन दरारों को बड़ा करता है और अंततः यह फ्रीज थ्रो साइकिल जो है वो क्या कर देती है? शैलों को तोड़ देती है। यह प्रक्रिया मध्यम अक्षांशों के उच्च क्षेत्रों में अधिक प्रभावित होती है। मध्यम अक्षांश अगर मैं कहूँ तो सिंपल सी बात है, शीतोष्ण जो कटिबंध होते हैं, शीतोष्ण जो कटिबंध होते हैं, उनके जो उच्च भाग होते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में उच्च क्षेत्र उच्च क्षेत्र या हाई एल्टीट्यूड वाले जो क्षेत्र होते हैं, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं, हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड वाले, यानी कि अगर मैं बात करूं तो हिमालयन क्षेत्र में भी इस तरह की प्रोसेसेस होती रहती है। ठीक है, जहां बार बार जमना और बार बार पिघलना होता रहता है। जल का तीव्र जमना और उसके अचानक प्रसार और उच्च दाब का कारण बनता है। ध्यान रखना, जल जब तीव्र गति से जमता है तो उसमें प्रसार होता है, जिसकी वजह से आसपास की चट्टानों पर क्या पड़ता है? उच्च दाब बनता है और ये जो प्रसार है वो जॉइंट्स, दरारों और सूक्ष्म स्थितियों को क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है और ये तब तक चौड़ा करता रहता है जब तक कि शेल टूट न जाए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ये देखिए, एक चट्टान पड़ी थी जो फ्रीजिंग और थॉइंग साइकिल की वजह से इस तरीके से टूट गई है बेचारी, अपनी ही जगह पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रीज तो साइकिल में क्या होता है? सबसे पहले जल दरारों में एकत्रित होता है, फिर जमकर फैलता है, जिससे क्या होती है? दरारें चौड़ी होती है। फिर दिन के समय क्या होता है? बर्फ पिघलती है और इनका संकुचन होता है और जल जो है और गहराई में प्रवेश करता है, और ज्यादा जल इनमें ऐड होता है और बार बार प्रसार और संकुचन से दरारें बढ़ती है और अंततः शेल क्या हो जाती है? टूट जाती है। यह है फ्रीज थ्रो साइकिल। ठीक है, ये तो हो गया यांत्रिक अपक्षय। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अपक्षय के बारे में। ये अपक्षय का कौन सा प्रकार है? दूसरा प्रकार है, जिसे हम कहते हैं केमिकल वेदरिंग। इसमें क्या होता है? रासायनिक अपघटन होता है। इसमें क्या होता है? चट्टानों का अपघटन होता है। उसमें क्या हो रहा था? विघटन हो रहा था। यहाँ मैं नहीं लिखता हूँ। यांत्रिक अपक्षय में क्या हो रहा था? विघटन हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा होगा? अपघटन होगा। ठीक है, तो रासायनिक अपक्षय जो है वो विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण होता है और वो प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? सॉल्यूशन हो सकती है वो प्रक्रिया कार्बोनेशन हो सकती है, वो प्रक्रिया हाइड्रेशन हो सकती है, वो प्रक्रिया ऑक्सीडेशन हो सकती है या वो प्रक्रिया रिडक्शन हो सकती है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का मतलब होता है घुलन, घुलन की क्रिया। जब कोई भी पदार्थ जल या किसी भी एसिड में घुल जाता है, जब कोई भी पदार्थ किसी जल या एसिड में घुल जाता है, देखो चट्टाने जो होती है वो खनिजों का एक ग्रुप होती है। अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स कॉल्ड रॉक। हमें पता है कि अ, खनिजों का समूह ही चट्टान कहलाती है। तो कुछ खनिज जो है वो पानी के अंदर घुलने वाले कैटेगरी के होते हैं। उनकी विशेषताएं ये होती है कि वो पानी या फिर पानी के साथ जो एसिड है या कोई भी एसिड है उसके अंदर वो घुल जाते हैं। तो इस तरह की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सॉल्यूशन कहलाती है। जब कोई पदार्थ जल या अम्ल में घुल जाता है तो घुले हुए पदार्थ सहित जल या अम्ल को हम क्या कह देते हैं? विलयन कह देते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ विलयन के रूप में हट जाते हैं। जो ठोस पदार्थ होते हैं वो जल के साथ घुल करके वहां से हट जाते हैं और यह किसी खनिज की जल या कमजोर अम्ल में घुलनशीलता पर निर्भर करता है कि चट्टान किस तरीके की। ऐसा नहीं है कि हर टाइप की जो चट्टान है वो जल के साथ या किसी एसिड के साथ घुल करके आगे की तरफ बह जाती है या खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। कुछ स्पेसिफिक चट्टाने होती हैं जो खनिज कुछ स्पेसिफिक चट्टाने होती हैं, कुछ स्पेसिफिक खनिज होते हैं
जो जल और अम्ल के साथ घुलनशीलता दिखाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर है लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर होता है, उसमें पाए जाने वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम बाई जो कार्बोनेट होता है, इस तरह के जो खनिज है वो कार्बोनिक एसिड युक्त जल में क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बनता है। ध्यान रखना, कार्बोनिक एसिड किससे बनता है, जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है तो वो एक कार्बोनिक एसिड की तरह काम करता है और वो क्या करता है, चट्टानों को घोल देता है या उनको पिघला देता है। ठीक है, जब पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो वो कार्बोनिक एसिड बनाती है और लाइमस्टोन जैसी चट्टानों के खनिजों को वो घोल करके ले जाती है। इस तरीके से यहाँ पर रासायनिक अपक्षय प्रभावी हो जाता है। दूसरी हम बात करते हैं कार्बोनेशन। कार्बोनेशन में क्या होता है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट खनिजों के साथ अभिक्रिया होती है। ध्यान रखना, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट खनिजों के साथ अभिक्रिया होती है। यह फेल्ड्स्पार तथा कार्बोनेट खनिजों के अपघटन में सहायक होती है। कौन कौन से, फेल्ड्स्पार और कार्बोनेट खनिजों के अपघटन में सहायक होती है। वायुमंडल और मृदा वायु से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो एक कमजोर अम्ल के रूप में कार्य करती है। और ये जब ये खनिजों को वहां से अपघटित करती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, कार्बोनेशन कहलाती है। सॉल्यूशन, ध्यान रखना, सॉल्यूशन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बने कार्बोनिक एसिड की वजह से वहां पर जल को खनिजों को अपने साथ घुला करके और ले जाएगी। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं कार्बोनेशन की, तो ये चट्टानों को क्या कर देती है, अपघटित कर देती है, सड़ा देती है, गला देती है। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन जल का रासायनिक संयोग है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है वो केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत नहीं आता है, केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है। तो हाइड्रेशन जो है वो केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, हाइड्रेशन केमिकल वेदरिंग के अंतर्गत आता है। ये खनिज जल को अवशोषित कर देते करके फैलते हैं। इस हाइड्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कोई खनिज है, इन खनिजों ने जल को जो है अवशोषित कर लिया, अपने अंदर अवशोषित कर लिया। अब ये जल को अवशोषित करने के बाद में क्या करेंगे, फैल जाएंगे और फैल करके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इससे पदार्थ या सेल के आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ध्यान रखना, हाइड्रेशन प्रोसेस की वजह से क्या होता है, खनिज जो है वो जल को अवशोषित करके फैलते हैं, जिससे पदार्थ या शेल का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, फूल जाता है। ठीक है, चट्टान फूल जाता है। यह प्रक्रिया प्रत्यावर्ती और इसके बार बार दोहराव से शेलों में एक स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। ये प्रक्रिया जो है, जब पानी सूख जाता है तो चट्टानें वापस से सिकुड़ जाती है, फिर पानी को अवशोषित कर देती है तो ये फिर से फैल जाती है, फिर खनिज वापस से सिकुड़ जाते हैं, फिर फैल जाते हैं। तो ये बार बार दोहराव की वजह से जो चट्टानों में जो है वो स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है और उससे क्या होता है, चट्टानें अपनी जगह पर टूट जाती है, बिखर जाती है। उसे हम क्या देते हैं, हाइड्रेशन प्रोसेस या हाइड्रेशन केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन अलग प्रोसेस है, रिडक्शन अलग प्रोसेस है। देखो मैं बताता हूँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी लोहांश, मैग्नीज या सल्फर आदि खनिजों से युक्त चट्टान ऑक्सीजन प्लस वाटर को एब्जॉर्ब करती है या उनके साथ क्रिया करती है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से जो आयरन कंटेंट से प्रचुर जो चट्टान होती है वो बिखरना या खराब होना शुरू हो जाती है और लाल या भूरे रंग में या लाल रंग बदलकर जो भूरा या पीला हो जाता है, जिसे हम कहते थे रस्टिंग। जो जंग होती है वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है। इसमें जो चट्टान होती है, लोहांश युक्त चट्टान जो होती है वो अपघटित होना शुरू हो जाती है। और वहीं अगर मैं बात करूं रिडक्शन की, तो रिडक्शन के दौरान क्या होता है, चट्टान में मौजूद जो खनिज होती है वो वहां से निकलना शुरू हो जाती है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और रिडक्शन में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, निष्कासित किया जाता है खनिज से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अपक्षय में ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण का अर्थ है किसी खनिज का ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाना। ध्यान रखना, किसी खनिज का ऑक्सीजन के साथ, और वो खनिज स्पेशली कौन सा होता है, आयरन मिनरल होता है,
तो किसी खनिज का ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? मुख्यतः आयरन, मैग्नीज और सल्फर आदि खनिज शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण के कारण आयरन का लाल रंग जो होता है वो बदलकर भूरा या पीला हो जाता है और ऑक्सीकरण के दौरान ऑक्सीजन के संयोग से पानी भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। ऑक्सीजन के संयोग से उत्पन्न विक्षोभ के कारण शेलों का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। देखे होंगे आपने, जो सरिये वगैरह होते हैं उनमें जंग लग जाती है तो वो उनकी जो पपड़ियां हैं वो उतरना शुरू हो जाती है, खत्म होना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लोहे का वजन कम होता है या ज्यादा होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए इस चीज को। जब ऑक्सीकृत खनिज ऑक्सीजन रहित वातावरण में पहुंचते हैं तो अपचयन होता है। ध्यान रखना, ऑक्सीकृत खनिज जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, ठीक है, खनिज ऑक्सीजन रहित वातावरण में पहुंचते हैं, एक ऐसे वातावरण में वहां पहुंचते हैं ऑक्सीकृत खनिज जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर क्या होगा? वो ऑक्सीजन उससे रिलीज होकर के वातावरण में चली जाती है, मतलब उस खनिज से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? अपचयन कह देते हैं। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है और अपचयन में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। अपचयन का अर्थ है खनिज से ऑक्सीजन का निष्कासन, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, ठीक है। ऑक्सीकरण का भी पूछा गया है और अपचयन का भी पूछा गया है। अब हम बात करते हैं तीसरी, जैविक अपक्षय की। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग जिसे हम कह देते हैं, बायोलॉजिकल जो वेदरिंग होता है वो ऐसा अपक्षय होता है जो विभिन्न जैविक गतिविधियों के प्रभाव से वृद्धि और संचलन के कारण होता है। ध्यान रखना, बायोलॉजिकल वेदरिंग जीवों की विभिन्न गतियों की से वृद्धि और संचलन के कारण होते हैं। ये गतिविधियां भौतिक और रासायनिक अपक्षय के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी उत्पन्न करती है। ध्यान रखना, बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से भौतिक अपक्षय भी होगा और बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से रासायनिक अपक्षय भी होगा। जैसे कि बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है, बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से भौतिक अपक्षय कैसे होता है? जब चट्टानों में दरारें पड़ करके उनमें कोई बीज चला जाता है और वहां पर एक पौधा उग जाता है, तो वो भौतिक अपक्षय की वजह से क्या होता है? वो धीरे धीरे सॉरी, जब वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है तो भौतिक अपक्षय या प्रेशर की वजह से वो चट्टान क्या हो जाती है? टूट जाती है। या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो खुदाई वाले जो जानवर है, इसके अलावा जो बिल बनाने वाले जो जानवर है, वो क्या करते हैं? चट्टानों को तोड़ करके रख देते हैं, तो वो भौतिक अपक्षय में आ गया। और वहीं रासायनिक अपक्षय की अगर मैं बात करूं तो जीवों के जो मल मूत्र है उसके अंदर जो एसिड होता है उसकी वजह से चट्टानों का जो अपघटन होता है, चट्टानें टूट फूट जाती है, तो वो रासायनिक अपक्षय की श्रेणी में आ जाता है। तो ध्यान रखना, बायोलॉजिकल वेदरिंग की वजह से चट्टानों में फिजिकल वेदरिंग भी होती है प्लस केमिकल वेदरिंग भी होती है, ध्यान रखना। यह अपक्षय जीवों की विभिन्न गतिविधियों जैसे कि उनकी वृद्धि, पौधे जब वृद्धि करते हैं या जब वो संचलन करते हैं, जैसे पशु जो है चरते फिरते हैं, तो उनकी वजह से क्या क्या होता है? बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। उनकी जो क्रियाएं होती है, जैसे बिल बनाते हैं कुछ जानवर, उनकी क्रियाओं की वजह से बायोलॉजिकल वेदरिंग हो जाती है। इसके अलावा हम इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसान ही जो है वो आजकल ले फावड़ा और चलना शुरू हो जाता है भाई साहब, वेदरिंग। तो आज के समय में प्राकृतिक घटनाओं की वजह से नहीं, मानवीय घटनाओं की वजह से ज्यादा बायोलॉजिकल वेदरिंग होनी शुरू हो गई है। ये गतिविधियां भौतिक और रासायनिक अपक्षय के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी उत्पन्न करती हैं, जैसे कि पशुओं का चरना, मानव द्वारा खुदाई आदि इसके उदाहरण है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जो पेड़ है वो बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे जो चट्टान है वो क्या हो रही है? टूट रही है। तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग का ही एक प्रकार है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है पृथ्वी का संचलन। पृथ्वी का संचलन हमने पढ़ा है। पृथ्वी के संचलन में हमने दो चीजें पढ़ी हैं। एक तो हमने अंतर्जात संचलन पढ़ा है, अंतर्जात संचलन हमने पढ़ा है। दूसरा हमने बहिर्जात संचलन हमने पढ़ा है। और अंतर्जात संचलन और बहिर्जात संचलन के साथ साथ हमने अंतर्जात बल भी हमने पढ़े हैं और अंतर्जात बहिर्जात बल भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं। अंतर्जात और बहिर्जात बलों को हमने दो प्रकार से हमने पढ़ा है। पहला हमने पढ़ा है पटल विरूपण हमने पढ़ा है, अंतर्जात बलों को हमने पटल विरूपण के रूप में पढ़ा है। दूसरा हमने आकस्मिक या डायस्ट्रोफिक हमने देखा है, डायस्ट्रोमिक संचलन देखा है। पटल विरूपण के हमने दो पार्ट्स में यहाँ पर देखा है, पटल विरूपण को हमने दो पार्ट्स में यहाँ पर देखा है। कौन कौन से? महाद्वीप निर्माण हमने देखा है, महाद्वीप निर्माणकारी जो
संचलन है वो हमने देखा है। इसके अलावा हमने पर्वत निर्माणकारी संचलन देखा है, पर्वत निर्माणकारी संचलन हमने देखा है। महाद्वीप निर्माणकारी को हमने दो तरीके से देखा है, ऊर्ध्वाधर में, ठीक है, अपवर्ड यानी कि उत्थान देखा है हमने, अवतलन हमने देखा है, ठीक है। इसके अलावा पर्वत निर्माण में हमने दो तरीके से देखा है, ओरोजेनिक, एक तो हमने देखा है तनाव, एक हमने देखा है संपीड़न, ठीक है। इनको अभी हमने दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पढ़ा है हमने, ठीक है। आकस्मिक में हमने भूकंप के बारे में पढ़ा है, और हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है थोड़ा बहुत। ज्वालामुखी और भूकंप अलग से टॉपिक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा तनाव की वजह से भ्रंश वाला जो टॉपिक है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फ्रैक्चर जो हम इसके साथ ही पढ़ लेंगे। संपीड़न में हमने वलन पढ़ा है, वलन को हम डिटेल में और पढ़ेंगे। हमने वर्पिंग पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा हमने बहिर्जात बलों में हमने वेदरिंग पढ़ ली, अपक्षय जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर आज पढ़ी है। तो आपको हमारी ये जो क्लास है वो कैसी लगी? अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस की जो नेट जेआरएफ से रिलेटेड होगी, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड होगी, वो सारी क्लासेस आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। तो कमेंट करना जरूर ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।